सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो की हमारी बीपीसीसी 114 की यूनिट 5 परामर्श के सैद्धांतिक उपागम और संबंधित चिकित्सा द्वितीय 2 सेकेंड अस्तित्वपरक मानवतावादी उपागम। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो अस्तित्वपरक चिकित्सा क्या होती है? अस्तित्वपरक चिकित्सा की उत्पत्ति यूरोपीय दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर और सोरेन केकेगार्ड और जीन पॉल सार्त्रे से हुई है। क्या आपने कभी भी ऐसे भयानक स्थिति का अनुभव किया जिसमें आपको लगता है कि यह आपकी दुनिया का अंत है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। जीवन की यात्रा में व्यक्ति कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है। बहुत से लोग संकट, दर्द और पीड़ा से गुजरते हैं। यह उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव होता है। व्यक्ति के सामने आई चुनौतियों को यदि सकारात्मक रूप से लिया जाए तो वह असंख्य अवसर प्रदान करती है और वे स्थितियों की मुश्किलों का सामना करने के लिए व्यक्तियों के पक्ष में मोड़ सकती है। अस्तित्वपरक चिकित्सा के 3 अग्रणी व्यक्तियों विक्टर फ्रैंकल, रोलो मे और इरविन यालो को उनके जीवन में विकट स्थिति का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें मानव जीवन में व्यापक कुछ नित्य और स्थायी प्रश्नों जैसे जीवन की सार्थकता संबंधित प्रश्न, ईश्वर का अस्तित्व, मृत्यु और स्वयं आदि का परीक्षण करने का अवसर मिला। उन सभी में एक बात सामने आई थी कि वे सभी स्वतंत्रता, जीवन की सार्थकता, दृश्यता, मूल्यों की खोज, उत्तरदायित्व, अलगाव और मृत्यु के मामलों में रुचि रखते थे। अस्तित्वपरक चिकित्सा चिकित्सा का समुचित रूप से परिभाषित या संरचित उपागम नहीं है। इसे अक्सर अलग पद्धति के रूप में नहीं माना जाता क्योंकि यह चिकित्सा का कोई भी ठोस मॉडल प्रस्तुत नहीं करता है। इसे अधिकतर अलग चिकित्सा के बजाय चिकित्सा के प्रति एक दार्शनिक उपागम के रूप में माना जाता है। समझ रही हो ना? मतलब इसे चिकित्सा का रूप ना मान करके इस चिकित्सा के बजाय चिकित्सा के प्रति एक दार्शनिक उपागम मतलब ऐसा फिलॉसफी के रूप में माना जाता है जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जिसमें मानव पीड़ा, अर्थहीनता और ऊपर वर्णित अन्य विषयों पर अस्तित्व संबंधी गहन प्रश्न पूछना शामिल है। क्या आप भगवान में मानते हो? क्या आपने ऐसी कोई चीज़ देखी जिसमें आपको भगवान का विश्वास हो और उसमें कोई कहानी सुनाई या नहीं सुनाई या ऐसी कोई घटना सुनाई जिसमें उसका किसी भी तरीके का अस्तित्व का विश्वास हो, तो उससे आप साइंटिफिक प्रूफ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इस उपागम के बारे में अक्सर माना जाता है कि यह एकमात्र गहन चिंतन का माध्यम से विभिन्न विकल्पों को पहचान कर और उन पर स्वयं निर्णय लेकर अन्य खोजने में क्लाइंट की सहायता करता है। वैन ड्यूरोजन जैसा अस्तित्वपरक चिकित्सक वास्तव में ये मानते ही नहीं है कि क्लाइंट बीमार होता है, बल्कि वह उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जो जीवन में दुखी है या बेढंगा जीवन बिता रहा है। यह अस्तित्वपरक चिकित्सा के मूलाधार की ओर संकेत करता है। मनुष्य स्वतंत्र है और उत्तरदायित्व लेकर और विकल्प चुनकर अपना जीवन बदल सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपने संघर्ष में महात्मा गांधी ने जब कहा, आप मुझे जंजीरों में बांध सकते हैं परंतु मुझे यातना दे सकते हैं, आप मुझे यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं परंतु आप मेरे मन को कभी कैद नहीं कर पाएंगे। मतलब तो इसमें ऐसी ही स्वतंत्रता निहित है कि जो चीज़ स्वतंत्र है, शरीर एक क्षण भर का है। मतलब इसमें ये भी दिखाया एक दार्शनिक क्या है चिकित्सा के रूप में माना गया, तो क्या है दिखाया कि दार्शनिक चिकित्सा में मन कई बार खुला होता है बहुत ज़्यादा और आपका शरीर बंधा होता है, और कई बार ऐसा होता है आपका शरीर खुला होता है, आप जा आ सकते हो लेकिन मन बंधा होता है किसी एक चीज़ से। ठीक है, अस्तित्ववादी सिद्धांत का और चिकित्सा के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाने वाले विक्टर फ्रैंकल द्वारा भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मनुष्यों में सब कुछ लिया जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, वह है मन की स्वतंत्रता। किसी भी स्थिति
में रखी जाने वाली अभिव्यक्ति, इसलिए चुनाव सदैव ही व्यक्ति ही करता है। मतलब मानव प्रकृति आप कहीं भी रख लो, किसी भी ऑफिस में रख लो, कहीं गुलाम बना लो या कभी राजा बना लो, उसका मन हमेशा फ्री ही रहता है, वो कहीं कुछ नहीं करता और उसको कोई कैद नहीं कर सकता। या उसे कोई कुछ टोपी पहना सकता है। परामर्शदाता की भूमिका क्लाइंटों और कुछ नहीं ना है, हाँ ठीक है। क्लाइंट की व्यक्तिपरक दुनिया को समझना अस्तित्व पर परामर्शदाता की प्राथमिक भूमिका है। बहुत गजब चीज बोला है, व्यक्तिपरक दुनिया को, क्लाइंट की व्यक्तिपरक दुनिया को समझना, ठीक है, कि उसका मन कैसा चीज़ों को देख रहा है। कहीं वो अपने आप को राजा मान रहा हो, या कहीं वो बहुत पैसा होकर गरीब मान रहा हो, कहीं वो बहुत पैसा होकर लाचार मान रहा हो, या स्वस्थ शरीर में लाचार मान रहा हो, या एक लंगड़ा व्यक्ति बहुत अच्छा अपने आप को प्लेयर मान रहा हो, है ना। अस्तित्व पर परामर्शदाता की प्राथमिकता भूमिका है। वे समान और तटस्थ रुख नहीं अपनाते, बल्कि क्लाइंट के साथ देखभाल पूर्ण और अंतरंग संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। परामर्शदाता यह सुनिश्चित करता है कि क्लाइंट व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के महत्व को समझे और अपने जीवन और अपनी पसंद के लिए उत्तरदायित्व स्वीकार करे। चिकित्सा में क्लाइंट का अनुभव। अस्तित्व पर चिकित्सा में क्लाइंट सक्रिय भूमिका निभाता है। दुनिया में स्वयं के चिंतन और अन्वेषण की प्रक्रिया में क्लाइंट भय से लेकर क्रोध, खुशी, उदासी से लेकर उत्तेजना तक संवेगों के विविध रंगों का अनुभव करते हैं। वे इस बारे में आधिकारिक जागरूक होते जाते हैं कि किस तरह वह स्वयं की बेड़िया से में जकड़े हैं, और इसलिए वह अस्तित्व की स्वतंत्रता से कुछ क्षणों में आनंद भी ले सकते हैं। मतलब बहुत सारी क्या बोला है गया है, बेड़ियों की जो बात की गई है वो है आपका समाज, परिवार, नौकरी, ये है चीजें, तकनीकें और रणनीतियाँ, क्लाइंट परामर्शदाता संबंध, मूल्यांकन, बार बार वही सब चीजें आ रही है। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा। 40 के दशक के 40 के दशक में कार्ल रोजर्स द्वारा विकसित व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा पीसीटी मनुष्य उनके संभावना और उनके विचारों मनुष्य उसकी संभावनाओं और उनके विकास को सुगम बनाने के सबसे अच्छे तरीके पर उनके विचारों का विस्तार था। आज इसे चिकित्सा को भावनात्मक उपागम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह उपागम का ऐसा समूह है जिसका मानव स्वभाव के बारे में व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है, और वह व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरक के रूप में यह स्वयं जागरूकता की मानवीय क्षमता पर निर्भर है। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा घटनात्मक उपागम का उपयोग करती है, अर्थात व्यक्ति के आर्थिक बोल ली उसको अर्थात को अर्थात व्यक्ति के अनुभवों पर ध्यान देता है कि व्यक्ति स्वयं को और आसपास की दुनिया को किस तरह अनुभव करता है। कौन सी पिक्चर थी जिसमें वो अलग ही तरीके का अनुभव करता था, तारे जमीन पे, वो लड़का किस तरीके से अनुभव करता था जीवन का और किस तरीके से चीज़ों को देखता था, उसमें दिखाया गया है। मानव प्रकृति दृष्टिकोण की मानव प्रकृति को किस हिसाब से देखता है। कई लोग पेड़ पेड़ को भी बहुत कुछ मानते हैं, कई लोग पेड़ को कुछ नहीं मानते, कई लोग किसी चीज़ को मानते हैं, कई लोग किसी चीज़ को नहीं मानते। तो वही सब चीज़ों को होता है, कैसे आप प्रकृति को देख रहे हो, कैसे आप एयर को देख रहे हो। देखोगे कभी जो ये सब होता है एनजीओ वाले कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मत करो इससे हवा पर को दूषित होगी, ये मत करो इससे पानी दूषित होगा, और आप ये सब चीज़ें करते हो लेकिन ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते। वही सब चीज़ें होती है, कैसा आप दृष्टिकोण रखते हो प्रकृति के लिए अपने मन में। ऐसी चीज़ों से दुनिया गंदी हो रही है, इस चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे परामर्शदाता की भूमिका किस चीज़ में भूमिका अभी तक चल रही है, मुझे ये तो पता चला है।
उसी की बात चल रही है क्या अभी तक? प्रकृति की भूमिका चिकित्सा में क्लाइंट का अनुभव। हाँ वही पर्सनालिटी क्या है था कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा था ना। क्लाइंट का अनुभव में परामर्शदाता के दृष्टिकोण यह निर्धारित करते हैं कि चिकित्सीय परिवर्तन का परिणाम और चिकित्सा का सफलता कितनी होगी। जब चिकित्सक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है तो यह उम्मीद की जाती है कि क्लाइंट सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेगा और स्वयं अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू करेगा। क्लाइंट अपने जीवन के सभी पहलुओं और अपने अनुभवों की पूरी श्रृंखला को देखना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे समय बीतता है वो परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच संबंध मजबूत होता है। क्लाइंट अन्वेषण के क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए स्वतंत्रता में बढ़ोतरी का अनुभव करता है। तो तकनीक और रणनीतियाँ चिकित्सक की असंगति का प्रामाणिकता, बिना शर्त सकारात्मक संबंध, ठीक है, सहानुभूति समझ। अन्य 3 शर्तें क्लाइंट को परामर्शदाता क्लाइंट संबंध से संबंधित है। क्लाइंट असंगति, क्लाइंट परामर्शदाता संबंध और क्लाइंट की धारणा यानी कि एक चिकित्सक अपनी धारणा में बीच बीच में रख रहा है कि नहीं मेरी धारणा ऐसी है, नहीं मेरी धारणा ऐसी है, तुम्हारी धारणा ऐसी है, हमारी धारणा ऐसी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे उस पर विचारों पर प्रभाव पड़ता है। गैर विश्लेषण भाषा, निष्कपट व्यक्त संबंध, कुछ शर्तों का क्या बोलते हैं क्लाइंट को भी प्रयोग करना पड़ता है कि कुछ शर्तें वो पालन करेगा। गैर विश्लेषण भाषा, ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करे जो चीज़ें समझ में ना आए। निष्कपट व्यक्त, कोई कपट ना करे कि वो हमें गलत समझेगा, वो हमें बुरा समझेगा। संबंध, नकारात्मक आकलन, कोई भी ऐसी चीज़ें बताए जिससे कि नकारात्मक आकलन ना किया जाए किसी भी लोगों का। स्पष्टीकरण के लिए आग्रह, और कोई चीज़ समझ में ना आए, वो सिंपल बात कर रहा है तो वो स्पष्टीकरण के लिए बोल सकता है चिकित्सक, किससे स्पष्टीकरण करो। मूल्यांकन के लिए व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा में चिकित्सा के क्षेत्र में संस्कृति को काफ़ी हद तक बदल दिया जाता है उपागम के रूप में। इसमें क्लाइंट को अपने स्वयं के जीवन के विशेषज्ञों के रूप में सशक्त बनाया। तकनीक, शब्दजाल से हटकर चिकित्सीय तकनीकों को सुस्पष्ट किया, और यह पहली चिकित्सा थी जिसमें पूर्ण रूप मामलों के पारदर्शी रिकॉर्ड प्रदान किए। तो बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं रहा, ख़त्म हो गया, क्योंकि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा हम कहेंगे इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए इस चैप्टर से। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं। अगर आपको ऐसा लगे तो हम अभी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से कुछ पूछा जा सकता है। उसमें मूल्यांकन विधि पूछ सकता है, उसमें तकनीक और रणनीतियाँ पूछा जा सकता है। कुछ भी एक टॉपिक पूछ लेगा, या व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा की व्याख्या पूछ लेगा, या उसका क्या बोलते हैं परिभाषा पूछ सकता है, उसका टिप्पणी करने बोल सकता है इस चीज़ों पे। और किसी भी तरीके कोई डाउट और प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग कमेंट कर लो। किसी भी तरीके कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करना। और कमेंट करना आप कहा का कोई ना कोई लोग आप लोग कमेंट जरूर किया करो। और गाइस मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरीके कोई डाउट और प्रॉब्लम हुई हो तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। और किसी भी तरीके की कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है। तो मिलते हैं हम लोग यूनिट 6 में। होपफुली आप अच्छे से एंजॉय करो वीडियो। और किसी भी तरह की डाउट प्रॉब्लम हो तो क्या करना है आपको पता ही होगा।